हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 3x3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसका यूज़ करने वाले हम लोग इस लेक्चर में। तो अगर तुम्हें 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है तो सबसे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर देख लो। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे जिसमें तीन अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसी का नाम है क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये क्रैमर्स रूल जो है आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन जेई मेंस में क्रैमर्स रूल से आता ही है। तो एट द एंड हम लोग प्रीवियस ईयर जेई के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली सोचो, हमारे पास जो थ्री वेरिएबल्स एंड थ्री इक्वेशंस होंगे वो दो तरीके के होंगे। देखना कैसे। अगर मैंने बोला कि मेरे पास ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, ये एक कांस्टेंट टाइप का चीज है। उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो ये देखो तीनों के तीनों लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ। तीनों के तीनों में कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तुम बोलोगे एक x एक y एक z, तीन वेरिएबल्स हैं। इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व थे, x एंड y। तो बेसिकली अब देखो, यहां पे ये d1 d2 d3 एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट तीनों के तीनों जीरो हो जाए, तीनों के तीनों जीरो हो जाएं तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। और तीनों में से कोई भी एक भी नॉन जीरो है तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में देखते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये बस नाम है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है आगे, बस फिर भी नाम जान लेते हैं कि इसको बोला जाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। किसको? तो जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ d1 कॉमा d2 कॉमा d3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कम से कम एक नॉन जीरो तो होना ही चाहिए। तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे तभी वो होमोजीनियस कहलाएगा। इसके अलावा बाकी सारे केस में क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। और सिर्फ d1 d2 d3 पे कमेंट किया हमने। ओके, तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशंस गिवन है। क्रैमर्स रूल बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता है इसको सॉल्व करने का। जिन्होंने भी मेरा डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाला टू वेरिएबल टू इक्वेशन वाला चीज देखा हुआ है उनके लिए ये समझना और भी आसान होगा। ठीक है, तो देखना कि क्रैमर्स रूल ने तीन चार डिटर्मिनेंट डिफाइन किए। उन्होंने बोला कि एक तो भैया कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनाओ, मतलब a1 b1 c1 वाला जो कोएफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट बनाओ। अब देखो, नाम बहुत जगह बहुत सारी दी रहती है। कितने लोग डेल्टा बोलते हैं उसको, ये होता है डेल्टा, या फिर कितने लोग उसको डी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे तो डी बोल दिया। तो ठीक है, अभी तुम लोगों के लिए मैं डी यूज कर लेता हूं। डेल्टा भी यूज करेंगे तो बात एक ही है, बोलने का बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने एक डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, डेट इज कॉल्ड डी। इसको बोला गया कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। चलो अब कोएफिशिएंट लिखो। एक्स का ए 1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका डिटर्मिनेंट, इसको बोल दिया कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। ओके, इसी तरीके से उन्होंने एक और डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया d1। अब d1 वाले में क्या किया, नाम से ही देखना। d1 का मतलब क्या होगा, अब सब कुछ इसके बेसिस पे चलेगा। मतलब d में पहला वाला कॉलम हटा दो। पहला वाला कॉलम कौन है, तुम बोलोगे ये वाला। इस कॉलम को हटा के क्या लिख दो, ये d1 d2 d3। बाकी सबको सेम रहने दो, b1 c1 b2 c2 b3 c3। d1 में क्या चेंज किया सबको दिख रहा है। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने बोला एक d2 डिफाइन करो। d2 में क्या करो, d वाले डिटर्मिनेंट में से
सेकेंड कॉलम को पूरा का पूरा हटा दो, तो यहां पे A1 A2 A3 रहने दो। सेकेंड कॉलम को पूरा का पूरा हटा दो, उसमें क्या फिल कर दो, D1 D2 D3। उसके बाद थर्ड कॉलम को जैसे का तैसा रहने दिया। नेक्स्ट एक डिटर्मिनेंट अब तुम लोगों को पता चल चुका होगा, D3 में क्या करेंगे। D3 में क्या करने वाले हम लोग, इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3 रहने दिया। थर्ड कॉलम को हटा के हमने क्या फिल कर दिया, D1 D2 D3। ओके, क्रैमर्स रूल ने क्या बोला कि भाई 4 डिटर्मिनेंट डिफाइन करो। अब तुम्हें लग रहा होगा इतना लेंथी जा रहा है, नहीं, ये सबसे इजीएस्ट वे है 3x3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और डिटर्मिनेंट डिफाइन करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने सीख लिया है। डी लिखना तो बहुत ईजी है, हमने क्या किया, सारे के सारे कोएफिशिएंट को एक डिटर्मिनेंट बना दिया। अब D1 जब लिख रहे हैं, D1 में क्या किया, x वाला कोएफिशिएंट मतलब पहले कॉलम का हटा के उसके जगह ये कांस्टेंट डाल दिया। D2 जब लिख रहे हैं तो उसमें क्या किया हमने, सेकेंड कॉलम को हटा के पूरा का पूरा कांस्टेंट डाल दिया। जब D3 लिख रहे हैं तो हमने थर्ड कॉलम हटा के पूरा का पूरा कांस्टेंट डाल दिया। चारों के चारों डिटर्मिनेंट को ध्यान से देख लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चारों डिटर्मिनेंट हमने देख लिया। अब उन्होंने क्रैमर्स रूल ने डायरेक्टली बोला कि अब जो x होगा अपना इक्वेशन का डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा है वो होगा D1/D, जो y होगा वो होगा D2/D, जो z होगा वो होगा D3/D। एक ही बार में आंसर आ गया फटाक से। कितना सिंपल हो गया लाइफ। मतलब हमें क्या करना था, 3x3 इक्वेशंस गिवन था, 3x3 डिटर्मिनेंट हमने डिफाइन किया, उसके बाद बोल दिया ये आंसर होगा। ओके, डायरेक्टली। तो एग्जाम्पल्स कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। देखना कि एग्जाम्पल ऐसा है, सपोज मेरे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y + z इज इक्वल टू 1, x + y - z इज इक्वल टू 3, देन 2x - y + z इज इक्वल टू 5। इस टाइप के 3 इक्वेशंस गिवन है। अब मुझे बस सॉल्व करके नहीं दिखाना है तुम्हें, बस इतना बता दो D1 क्या है, D क्या है, D2 क्या है, ये सब। तो तुमने बोला सर D डिफाइन करना इजी, D विल बी 2 3 1, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट लिखा, नीचे वाले में 1 1 -1 2 -1 1। सर D तो इतना होगा, क्या क्या मैंने 2 3 1 1 1 -1 2 -1 1 लिख दिया। अब जब तुम D1 डिफाइन करोगे बताओ कितना लिखोगे। तुम बोलोगे सर D1 में क्या करो, पहले कॉलम में सिर्फ ये फिल कर दो 1 3 5, बाकी 2 कॉलम सेम रहने दो सर। ओके, अच्छा D2 डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, तुम बोलोगे सर D2 में क्या करो, इस D में सिर्फ सेकेंड कॉलम चेंज कर दो, पहला कॉलम 2 1 2 रहने दो, सेकेंड कॉलम में 1 3 5 रहने दो, 1 -1 1। ओके, अच्छा D3 कैसे डिफाइन करोगे, सर थर्ड कॉलम बस चेंज कर दो D में, 2 1 2 3 1 -1 1 3 5। ये वाला चीज़ समझ में आ रहा है। ऊपर जो हमने किया उसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, बस नंबर्स के साथ कर दिया। अब जब तुम D निकालोगे, D निकालने तो आता है सबको, 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, D1 निकाल ही सकते हो आसानी से, D2 भी निकाल लोगे, D3 भी निकाल लोगे। सोचो D1 D2 D3 और D सब कुछ आ गया तुम्हारे पास, तो तुम आसानी से बोल सकते हो ना, x इज इक्वल टू D1/D, y इज इक्वल टू D2/D एंड z इज इक्वल टू D3/D। तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, x y z की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरे पास अगर इस टाइप का इक्वेशंस हो तो क्या होने वाला है, हम लोग एक D डिफाइन करेंगे, एक D1 डिफाइन करेंगे, एक D2 डिफाइन करेंगे, एक D3 डिफाइन करेंगे। नाम से ही D1 है तो D में पहला कॉलम हटा के बस कांस्टेंट डाल दो, नाम से ही D2 है दूसरे कॉलम को हटा के कांस्टेंट डाल दो, नाम से ही D3 है मतलब D में तीसरे कॉलम को हटा के कांस्टेंट डाल दो। बस ये काम करना है तुम्हें, x y z तो एक ही लाइन में आ जाएगा। चलो
ओके अब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। तुमने देखा कि x में हर जगह डिनोमिनेटर में कौन आया, d आया। याद करो जब हम लोग 2x2 वाला कर रहे थे, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, वहाँ भी हमने बहुत सारे कंडीशन डिफाइन किए थे कि कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सब कुछ। तो यहाँ भी उस टाइप की बातें होंगी, क्योंकि d कैन भी जीरो और d कांट भी जीरो, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बोला गया इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो। तुमने d कैलकुलेट किया और d नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? अब d1 d2 d3 जीरो आए या ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो कुछ ना कुछ x का, y का और z का आ ही जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन नॉन जीरो नंबर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। ओके, तो यहाँ पे अब उसने बोला कि अब इस केस में इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 और तीनों का वैल्यू जीरो आ गया, तो सॉल्यूशन विल बी जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर, जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर, जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर। बताओ कितना आंसर आना चाहिए? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर जीरो आ जाएगा उस केस में। एंड इफ एनी वन ऑफ d1, एनी वन या फिर एटलीस्ट वन ऑफ d1 कॉमा d2 कॉमा d3 इज नॉन जीरो, कोई एक नॉन जीरो है, देन सॉल्यूशन विल बी नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब ये जीरो वाला सॉल्यूशन आए या नॉन जीरो वाला सॉल्यूशन आए, x की तो एक ही वैल्यू आ रही है, y की तो एक ही वैल्यू आ रही है, z की तो एक ही वैल्यू आ रही है, तो इस केस में क्या होने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर तुमने सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा 3x3 वाले के, तुमने d निकाल लिया, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन का। अगर तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं d तुमने निकाला और d की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो तुम तुरंत क्लेम कर दोगे यूनिक सॉल्यूशन तो आने वाला है, भले वो 0 आए या कोई नॉन जीरो नंबर्स आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तो आने वाला है। चलो नेक्स्ट कंडीशन, मेन लोचा कहाँ पे होता है? व्हेन इफ d इज इक्वल टू जीरो। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना, अगर d की वैल्यू जीरो आ गई, अब देखना d की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो क्या होने वाला है? मेरे पास ये गिवन है कि x इंटू डी इज d1, y इंटू डी इज d2, z इंटू डी इज d3। यही तो था, x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी, y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी। ठीक है, ये लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया, अब फिर से इसमें दो कंडीशन, इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब d1 d2 d3 तीनों जीरो आ गया, तुमने क्या किया? तुमने सॉल्व किया, d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो तुम d1 d2 d3 निकालो, वो 0 आ जाएगा, तो आंसर तो 0 हो जाएगा। 0 नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, वो कौन सा केस हो जाएगा? पहला वाला केस। लेकिन तुमने d की वैल्यू कैलकुलेट की और जीरो आ गया, तुम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते हो कि नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें दो चीज होगी। देखना, अगर तुम्हारा d जीरो आ गया, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? d1 d2 d3। अब तुमने d1 d2 d3 तीनों कैलकुलेट किया, तीनों की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब d भी जीरो, d1 भी जीरो, d2 भी जीरो, d3 भी जीरो, जितने भी डिटरमिनेंट थे सब जीरो आ गए। उस केस में तुम्हारा होने वाला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि ये भी जीरो, 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 ये भी जीरो। अब बताओ x y z की वैल्यू कुछ भी ले लो दुनिया में, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया तो एक्स वाई जेड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके,
लेकिन इफ एटलीस्ट वन ऑफ D1, D2, D3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब तुमने D कैलकुलेट किया, 0 आ गया, ठीक है, तुमने बोला ठीक है। अब तुमने D1 कैलकुलेट किया, D2 कैलकुलेट किया, D3 कैलकुलेट किया, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है। सोचो, तुमने D1, D2, D3 में कैलकुलेट किया, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है, मतलब तीनों के तीनों जीरो नहीं आए, तीनों के तीनों जीरो आ जाएंगे तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो क्या होने वाला है, उस केस में तुम क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो वाला नंबर इज नॉट डिफाइंड। ऐसे भी सोचो, अगर तुम्हारा D1 नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो है, तो तुम्हें दिख रहा होगा LHS तुम्हारा हमेशा जीरो आएगा, लेकिन RHS नॉन जीरो आएगा। बाकी सब 0,0 आ भी जाए, सिर्फ एक भी नॉन जीरो आ गया, तुम्हें दिख रहा है जीरो इज नेवर इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, दिस मीन्स नो सॉल्यूशन। ओके, तो यहां तक ही था, बस यही देखना है। मतलब तुमने D कैलकुलेट किया, D नॉन जीरो आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। कितने जगह पे यूनिक सॉल्यूशन को ये भी लिखा जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब मेरे पास 3 इक्वेशन है, उनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल दिया। इज कंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली नाम बस अलग अलग बोल रहे हो, कंसिस्टेंट है, कोई कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, मतलब वो उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ठीक है, नो सॉल्यूशन को तुम क्या बोलते हो पता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, कोई भी XYZ ऐसे नहीं है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिस्टम पूरा का पूरा इनकंसिस्टेंट हो गया तुम्हारा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आती है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो जो बोला गया ये सब कुछ याद रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, आप नेक्स्ट बोला गया होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होने वाला है, कुछ नया होगा क्या, नहीं, कुछ भी नया नहीं होगा, सेम होगा, बस D1, D2, D3 की जगह सब कुछ जीरो आ जाएगा। मतलब A1x प्लस B1y प्लस C1z की वैल्यू जीरो आ गई, A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू जीरो, A3x B3y C3z इज इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें दिख रहा होगा D1, D2, D3 तीनों के तीनों जीरो हैं। जो अब तुम अगर D कैलकुलेट करते हो, प्रोसेस तो सेम रहेगा, कुछ तो चेंज हुआ नहीं है, मेरे पास बस D1, D2, D3 की वैल्यू 0, 0, 0 आ गई, मेथड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मेथड तो सेम रहेगा। मैंने D कैलकुलेट किया, कोई दिक्कत नहीं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब तुम्हें दिख रहा होगा D1 कैलकुलेट करोगे तो क्या आने वाला है, तुम बोलोगे सर पहले कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, 0, 0, 0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, B1 C1 B2 C2 B3 C3। अच्छा, D2 निकालोगे तो क्या होने वाला है, तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, D2 निकालेंगे तो सिर्फ A1 A2 A3 रहने दिया, C1 C2 C3 रहने दिया, बस क्या कर दिया, 0, 0, 0 कर दिया। अच्छा, अब D3 निकालेंगे, D3 निकालोगे तो क्या होने वाला है, तुम बोलोगे A1 B1 A2 B2 A3 B3 रहने दिया, सिर्फ कॉलम 3 को चेंज करके सर 0, 0, 0 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऊपर में काम किया था सेम काम कर दिया क्या, तुम बोलोगे हाँ सर सेम ही तो किया, बस D1 D2 D3 की जगह 0 दिया हुआ था तो हमने 0 पुट कर दिया। अच्छा, अब सोचो एक कॉलम या एक रो भी 0 हो जाता है किसी डिटर्मिनेंट का, तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। हाँ, इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। हाँ, इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। हाँ, दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स ये कि होमोजेनियस इक्वेशन में ऑलरेडी D1 D2 D3 तीनों के तीनों 0 होते हैं। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0,
ये ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब क्या, होमोजेनियस में क्या चेंज हो गया, होमोजेनियस में ये चेंज हो गया कि यहाँ पे जो हमने दो कंडीशन बनाए थे कि अगर तीनों जीरो कोई एक नॉन जीरो, अगर तीनों जीरो कोई एक नॉन जीरो, अब होमोजेनियस में क्या होगा, ये वाला कंडीशन बनेगा ही नहीं, मतलब कोई एक नॉन जीरो का सवाल ही नहीं उठता है, तीनों के तीनों हमेशा जीरो ही होंगे, कोई एक नॉन जीरो का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब हमेशा नॉन जीरो ही होंगे। ओके, तो अब इसका मतलब सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ डी पे, सिर्फ डी पे। ओके, तो यहां फिर से कंडीशन बनाया हमने, इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सोचो डी की वैल्यू जीरो नहीं आई, तुमने डी कैलकुलेट किया और डी की वैल्यू जीरो नहीं आई, और हमें ऑलरेडी पता है, एंड वी ऑलरेडी नो डैट d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 जीरो है। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी तुम बताओ, तुम बोलोगे सर जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर इज जीरो। y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, जीरो। z की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो इस केस में सॉल्यूशन विल बी जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, फिक्स हो गया सॉल्यूशन। तो कैसा सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, कोई बात नहीं, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इफ d इज इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर d वैल्यू निकाला तुमने, d की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये कि इट इज गिवन दैट ऑल्सो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 है, गिवन है, और सबके सब जीरो हैं। देयरफॉर इस केस में क्या आएगा, सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि होमोजेनियस के केस में दो ही कंडीशन बन रहा है, या तो उसका जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। कभी नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। ओके, कभी नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहेगा हमेशा। अच्छा, अब देखो ये जो d नॉट इक्वल टू जीरो है, इस केस में जीरो कॉमा जीरो सॉल्यूशन आया, ये तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है। सोचो ना, इन तीनों इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो, तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, कुछ भी ले लो, जीरो कॉमा जीरो इज ऑलवेज द सॉल्यूशन। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो जीरो ही आएगा। इस केस में सॉल्यूशन तो हमेशा फिक्स हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये जो फिक्स हो गया, इसको क्या बोला जाता है कि ये तो पहले से ही नोन था, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, बस नाम बदल गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, और इसमें क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, अब मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूं, पूरा जो भी हमने पढ़ा। देखो, हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस गिवन होंगे, या तो वो होमोजीनियस होंगे या तो नॉन होमोजीनियस होंगे। अगर वो नॉन होमोजीनियस हुए तो तुम क्या करोगे, 4 चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, d1 d2 d3। तुम्हें d1 d2 d3 लिखने आता है। तुमने देखा अगर d की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उसको कंसिस्टेंट भी बोल देंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर d की वैल्यू जीरो आ जाती है तो दो कंडीशन बनेगा, d1 d2 d3 पे डिपेंड करने लगेगा। अगर d1 d2 d3 जीरो आ चुका है तब तुम बोल दोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तुम बोल दोगे नो सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन आया, उसमें क्या हो गया, d1 d2 d3 ऑलरेडी हमेशा जीरो है, इसके कारण d1 d2 d3 हमेशा जीरो है। अब ये d1 d2 d3 हमेशा जीरो है तो सब कुछ डिपेंड करने लगा d पे डिपेंड करने लगा। अगर d नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा विच इज जीरो कॉमा जीरो, उसी को बोल दिया गया ट्रिवियल सॉल्यूशन है अपना। अच्छा, और अगर d की वैल्यू जीरो आ गई तो d1 d2 d3 तो ऑलरेडी जीरो था, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन
नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कुछ भी बोल लो। अच्छा, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं जेई में? फिर जेई में तुम्हें डायरेक्टली इक्वेशन दे के ये नहीं बोलेगा कि सॉल्व या कितने सॉल्यूशन है, वो उल्टा पूछता है। उल्टा मतलब डरा रहे हो सर? नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात, तुम्हें सारे कंडीशंस याद हो गए। अब सोचो एक बार, मैं ही खुद पूछता हूँ। उन्होंने एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया, जैसे ही मैंने ये बात बोला तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया? इस टाइप का कुछ इक्वेशन दिया गया होगा। ओके, उन्होंने एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे A1 B1 C1 की जगह उन्होंने कुछ भी एक अननोन डाल दिया, अब बोल दिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो अभी क्वेश्चन करेंगे ही। तुम्हें उल्टा कंडीशन सोचना पड़ेगा। मतलब बताओ, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, एक होमोजीनियस इक्वेशन है उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब d इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? तुम बोलोगे जब d d1 d2 d3 सब 0 हो जाए। अच्छा, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन कब होंगे? तो तुम बोलोगे सर d 0 हो जाए लेकिन d1 d2 d3 में से एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो हो जाए, हमारा काम चल जाएगा। मतलब वो उल्टा पूछते हैं। तुमने अभी कंडीशन सीधा बनाया, वो उल्टा ही पूछेंगे। वो बोल देंगे कि सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा। ये सारी बातें याद रखनी होंगी, ठीक है? तो चलो, इस पे बेस्ड जेई में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तुम्हें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट A to Z, और जेई में 4 मार्क्स तुम्हारा गारंटीड है। चलो सोच सोच के सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब उन्होंने बोला इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, देखो 3 इक्वेशंस गिवन है, 1 2 3, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ ए। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था उसी टाइप का क्वेश्चन आया कि नहीं आया? देखना क्या लिखा हुआ है। उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए हैं, 3 वेरिएबल्स दिए। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि यहाँ एक्स वाई इन्वॉल्व है, यहाँ वाई जेड इन्वॉल्व है, यहाँ एक्स जेड इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल कितने वेरिएबल्स यूज हुए? तुम बोलोगे सर 3। तो मैं इस तीनों इक्वेशंस को अच्छे ढंग से लिखता हूँ। कैसे? जैसे फॉर्म में हमने पढ़ा है। इसको पहले वाले को लिखोगे तो एक्स प्लस ए वाई प्लस 0 इंटू जेड, जेड नहीं है तो 0 इंटू जेड है। ओके, नेक्स्ट वाले इक्वेशन में x नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट a है। बस उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के दिया है ताकि तुम मिस्टेक करो, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले इस फॉर्म में लिख लिया करो ताकि मिस्टेक ना हो। तो तीसरे वाले को देखो, a इंटू एक्स प्लस y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 इंटू वाई, z का कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो तुम बोलोगे सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सब के सब 0 हैं, दिस मीन्स ये तो होमोजीनियस है। अच्छा, अब तुम बैक जाओ। होमोजीनियस में क्या क्या होता था? D1 D2 D3 ऑलरेडी हमेशा 0 होता था क्या? तुम बोलोगे हाँ। सब कुछ डिपेंड किस पे करता था? D पे। अगर D नॉट इक्वल टू 0 आता तो कैसा सॉल्यूशन होता था? यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। और D इज इक्वल टू 0 होता था तो कैसा सॉल्यूशन आता था? तुम बोलोगे सर नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है इन सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देन व्हाट इज ए? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सर इन सॉल्यूशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होगा जब D 0 होगा। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या था इस क्वेश्चन में? D की वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देना था। बस सोचो, इतना सिंपल क्वेश्चन IIT ने पूछा है, ये IIT ने, ठीक है? बस D की वैल्यू 0 कर देना था। चलो D की वैल्यू 0 करो। D क्या है? तुम बोलोगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 A 0 0 1 A 0 1 का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू 0 कर रहे हैं हम लोग। देखना 1 इंटू प्लस माइनस प्लस दे दिया तुमने,
1 लिया तो उसका रो उसका कॉलम ढका, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 0 इंटू ए 0। फिर ए लिखा तो ए माइनस साइन के साथ लिखोगे, ओके। तो माइनस ए, जैसे ही ए लिखा उसका कॉलम उसका रो कैंसल, 0 इंटू 1 इज 0, माइनस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। उसके बाद तुमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ओके। ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो तुमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस ए टाइम्स दिस इज माइनस ए स्क्वायर ओनली, तो तुम्हारे पास इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है 1 एंड दिस इज ए टाइम्स ए क्यूब इज इक्वल टू 0, मतलब ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1, -1 का होल क्यूब इज -1। तो बस यही पूछा था उन्होंने, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। है कि नहीं इजी क्वेश्चन? तुम बोलोगे हाँ सर बहुत इजी है ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और क्लियर हो जाएगा, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और भी क्लियर होगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, देखो पूछा है, हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हर साल हर पेपर में बेसिकली। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, फिर से 3 इक्वेशंस गिवन है और किस्मत से देखो तीनों के तीनों फिर से होमोजीनियस है। अगर मैं इनको अच्छे से लिखूं, x माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस लिख दिए, तीनों के तीनों होमोजीनियस हैं। फिर से सारी कंडीशंस तुम रिकैप कर लोगे। हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, बस पूछने का तरीका बदल गया, पूछने का तरीका बदल गया। अब तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि अगर होमोजीनियस है तो D1 D2 D3, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, D1 D2 D3 तो हमेशा 0 होगा। अब अगर D 0 हुआ या D नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन या 0,0,0 सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर D 0 हो गया तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सब कुछ। तो उन्होंने क्या बोला है, नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जब उसका D 0 होता है। मतलब फिर से तुम्हें क्या करना था, D की वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देना था, K की वैल्यू आ जाती। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये भी क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, ओके। तो अब देखो D की वैल्यू को 0 करते हैं, चलो। दिस इज 1, D इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस के -1, के -1 -1 1 1 -1 का डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे हम लोग। देखना प्लस माइनस प्लस डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू, जब ये लिख रहे हो 1 तो इसके रो इसके कॉलम को तुमने कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या, -1 इंटू -1 1, माइनस 1 इंटू -1 -1 तो 1 1 प्लस 1। नेक्स्ट तुम बोलोगे सर नेक्स्ट में तो माइनस के को माइनस के साथ लेना है, माइनस के को माइनस के साथ लेना है, मतलब प्लस के लेना है। प्लस के लिया तो इसके रो इसके कॉलम को ढक दिया, के इंटू -1 आ गया, माइनस के माइनस माइनस प्लस 1, ओके। अब तुमने बोला अब मुझे सर -1 लेना है प्लस के साथ, तो -1 ही आएगा। इसके रो इसके कॉलम को तुमने ढक दिया, आया k इंटू 1 इसके माइनस 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 प्लस 1, ओके। आ गया डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू को इक्वेट करोगे 0 से, देखना क्या आता है, 1 + 1 2 इंटू 1 इज 2, दिस इज -k स्क्वायर प्लस के, दिस इज -k -1 इज इक्वल टू 0। अब देखना -k से +k कट जाएगा, इधर 2 - 1 इज 1, -k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे 1 - k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अच्छा k स्क्वायर -1 0 कब होगा, जब k की वैल्यू प्लस और -1 हो, तो k की वैल्यू प्लस और -1 हो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। 4 मार्क्स आ जाते हैं, मैं गारंटी बता रहा हूँ। चलो देखो IIT JEE 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा नॉन होमोजीनियस बोल दिया, क्यों, क्योंकि 0 0 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं ना, थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, हर साल एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे इस बार x y z ना देके उन्होंने x1 x2 x3
x1 x2 x3 x1 x2 x3 यूज कर लिया। लेकिन x1 x2 x3 हो या XYZ हो या PQR हो या फिर अल्फा बीटा गामा हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वेरिएबल्स तो तीन ही है, इक्वेशंस तो तीन ही है, कंडीशन तो सेम लगेंगे। ओके, अब उन्होंने बोला कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस द सिस्टम हैज। इस बार उन्होंने खुद पूछा कि तुम जानते हो या नहीं क्रैमर्स रूल, तुम बताओ सिस्टम के 3 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तुम्हें सारी कंडीशंस तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए। तुम्हें पता है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का डी कैलकुलेट करते हैं। अगर डी, मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ D1 D2 D3। क्योंकि अब डी अगर 0 आ जाए तो दो केस, क्या? अगर D1 D2 D3 तीनों के तीनों 0 आ गए तो कितना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आया तो क्या? नो सॉल्यूशन। मतलब ऑप्शन पहला तो कट गया, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस तो कभी नहीं आएंगे। ओके, तो एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। तुमने डी लिखा, डी की वैल्यू कितनी आ रही है देखना। तुमने बोला 1 2 1 2 3 1 3 5 2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो भाई, बहुत ही सिंपल, बस डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना है। प्लस माइनस प्लस कर दिया, 1 को तुमने प्लस के साथ लिखा, उसका रो उसका कॉलम कैंसिल किया, 3 इंटू 2 6 माइनस 5। ओके, अब उसके बाद तुमने 2 को माइनस के साथ लिखा, उसका कॉलम उसका रो को खत्म किया, 2 इंटू 2 4 माइनस 3। अब मैं फटाफट थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 को तुमने प्लस के साथ लिखा, ये रो ये कॉलम कैंसिल आउट, 5 इंटू 10 माइनस 9। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6 माइनस 5 इज़ 1, 4 माइनस 3 इज़ 1, तो माइनस 2 प्लस 1, ये तो 0 आ रहा है। अरे भाई, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। दिस मीन्स मुझे D1 D2 D3 सब कुछ निकालना होगा। हे भगवान, अगर डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती तो मैं एक ही बार में क्लेम कर देता, क्या? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये क्लेम नहीं कर सकते, इससे ऑप्शन ए ऑप्शन बी कट गया। अब या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। डिपेंड किस पे करेगा? D1 D2 D3 पे। अगर तीनों के तीनों 0 आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, नो सॉल्यूशन। ओके, तो D1 निकालो, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। D1 में क्या किया जाता है? पहले कॉलम को याद करो, पहले कॉलम को कांस्टेंट से बदल दो, 3 3 1 से। पहले कॉलम को D में 3 3 1 लिख दो, बाकी सबको सेम रहने दो। चलो वैल्यू कैलकुलेट करो। तुमने बोला प्लस माइनस प्लस के साथ, 3 को लिखा तुमने प्लस के साथ, रो कैंसल कॉलम कैंसल, 3 इंटू 2 6 माइनस 5। ओके, अब 2 को लिखा तुमने माइनस के साथ, रो कॉलम कैंसल, 3 इंटू 2 6 माइनस 1। उसके बाद तुमने 1 को लिखा प्लस के साथ, रो कॉलम कैंसल, 3 इंटू 5 15 माइनस 3। कितना आ रहा है देखना, दिस इज 6 माइनस 5 1, तो 1 इंटू 3 3, 6 में से 1 गया 5, 5 इंटू 2 10, 15 माइनस 3 12। ओके, तो ये कितना आ गया? 15 माइनस 10 5 आ गया। अरे काम खत्म, D2 D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नॉन जीरो आ चुका है और डी ऑलरेडी 0 है। दिस मीन्स व्हाट? नो सॉल्यूशन। कोई भी एक नॉन जीरो आ गया D1 D2 D3 में से, तो तीनों निकालने की जरूरत ही क्यों है? कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन हो गया भाई। ठीक है, तो 4 मार्क्स गारंटीड है। मतलब ये अभी तुम पढ़ रहे हो, 9 10th में पढ़ रहे हो, तो सोचो IIT JEE तो मचाने वाले हो तुम। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया भाई, फिर से ये JEE मेंस 2016 में आया हुआ है। ठीक है, फिर से कैसा है? होमोजीनियस है। मैक्सिमम टाइम ये लोग होमोजीनियस पूछते हैं ताकि तुम्हें D1 D2 D3 बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। पूछ दिया द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाम बदल के पूछते हैं हमेशा। अब तुम्हें ऑलरेडी बार बार मैं याद किया दिलाऊं, D1 D2 D3 तो 0 होता ही है। ठीक है, अब उनमें अगर D इज इक्वल टू 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, D नॉट इक्वल टू 0 आता तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब तुम्हें फिर से क्या करना था? D की वैल्यू 0 से इक्वेट करनी थी। क्या सर ऐसा ही क्वेश्चन हर साल आता है? हाँ, हर साल हर एक पेपर में, हर एक स्लॉट में एक क्वेश्चन इस पे आएगा। सोचो कितना सिंपल है। मतलब तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 4 मार्क्स गारंटीड। वाओ, देखो D निकाल दो। 1 लैम्डा
-1, लैम्डा -1 -1, 1 1 माइनस लैम्डा, 1 1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट निकाल दिया, प्लस माइनस प्लस, 1 को प्लस के साथ लिखा, उसका रो उसका कॉलम कैंसिल किया, दिस इज -1 इंटू माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस माइनस +1, ठीक है। नेक्स्ट लैम्डा को माइनस के साथ लिखा, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल किया, लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस +1, खत्म। 10 -1 को प्लस के साथ तो -1, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल किया, लैम्डा माइनस माइनस +1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है पहले देखना, लैम्डा +1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -1, देखना है कितना आया, एक लैम्डा से दूसरा लैम्डा कट गया, -1 से +1 कट गया, ये तो आ रहा है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा के 3 वैल्यू आ गए, 0 -1 1, ओके, तो 3 वैल्यू आ गई, एक्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, खत्म, आंसर आ गया अपना। तो ये था क्रैमर्स रूल, हमने बहुत कुछ सीखा क्रैमर्स रूल में, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस को हमेशा सॉल्व कर सकते हैं इससे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।